ईशान भूखा था और उसे खाना चाहिए था, लेकिन इस बार ईशान ने अपना माथा पीट लिया और याद आया कि कुनीना के साथ की गई हरकत की वजह से ही वह जल्दी में निकला था। वह तो बाराती रेस्टोरेंट से खाना लाना भी भूल गया था। अंतिम उपाय के रूप में ईशान को फिर से मछली पकड़ने वाली छड़ी उठानी पड़ी, नाव के किनारे बैठना पड़ा और मछली पकड़ना शुरू करना पड़ा। सुबह और शाम मछली पकड़ने का अच्छा समय होता है, लेकिन ईशान समझ नहीं पा रहा है कि उसकी किस्मत कितनी खराब हो गई है। उसने 1 घंटे से ज्यादा समय से कोई मछली नहीं पकड़ी है। क्या मैं आज उपवास रखूंगा? ईशान उदास होकर सोच रहा था। यह पहले से ही अंधेरा है और यदि यह जारी रहा तो इस रात भोजन प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाएगा। आकाश असीम है, हालांकि इस समय ईशान ने हवा में एक हल्की सुगंध महसूस की। वह 2 बार हवा को सूंघने से खुद को नहीं रोक सका और अंततः उसे यह पता चल गया कि यह असली भोजन की गंध है। इसलिए वह जल्दी से खड़ा हो गया और आसपास के समुद्र की ओर देखने लगा। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। इस समय समुद्र की सीमा क्षितिज से मिली हुई थी। चांद अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। समुद्र की सतह पर यह सबसे अंधेरा समय था, जिससे कुछ भी साफ साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद ईशान को लगा कि उसके दाहिनी ओर एक रोशनी आ रही है। ईशान ने तुरंत धनुष घुमाया और प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई, ईशान ने अंततः पुष्टि की कि यह जहाज पर लगी टॉर्च की रोशनी लग रही थी और न केवल भोजन की गंध स्पष्ट हो गई, बल्कि दूर से हंसी की एक हल्की सी आवाज भी आ रही थी। यह वाकई बहुत बढ़िया है। विशाल समुद्र में मुझे न सिर्फ एक बेतरतीब जहाज दिखा, बल्कि उस पर एक भोज भी चल रहा था। खाने का समय हो गया है। ईशान ने जीजान से नाव को चलाया और उसे नियंत्रित करके जहाज के पास पहुंचाया। धुंधली रात में उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि यह एक बहुत बड़ा जहाज है। देख पर उसने जलती हुई अंगारें देखीं और लोगों को हंसते और गिलास तोड़ते सुना। ईशान जहाज के किनारे आया और रस्सी की सीढ़ी ढूंढने के लिए बेताब था। वह सीधे अपनी नाव से जहाज के किनारे कूद गया। ऊपर कूदने के बाद उसने पाया कि जहाज पर सवार सभी लोग समुद्री डाकुओं की पोशाक पहने हुए थे। तब ईशान को समझ आया कि यह एक समुद्री डाकू जहाज है। लेकिन चूंकि यह एक समुद्री डाकू जहाज है, इसलिए चीजें बहुत बेहतर होनी चाहिए। समुद्री डाकू भोज का मतलब है कि बहुत सारा खाना और पेय है। हालांकि दावत के कारण समुद्री डाकुओं ने जहाज की रखवाली छोड़ दी थी, लेकिन जब ईशान जहाज पर कूदा तो आसपास के समुद्री डाकुओं ने उसे देख लिया। उस समय दावत अभी शुरू ही हुई थी और ये डाकू ज्यादा नशे में नहीं थे, इसलिए ईयान की शक्ल देखकर वे तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार निकालकर ईशान पर तान दिए। तुम कौन हो? तुम हमारी नाव तक कैसे पहुंचे? आह! स्वादिष्ट खाने की खुशबू ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। ईशान ने हाथ उठाकर समुद्री लुटेरों से कहा, लगता है तुम लोग दावत कर रहे हो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं भी शामिल हो जाऊं? अरे मूर्ख! ये क्रूमेट्स बहुत गुस्सा हो गए और चिल्लाने लगे, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। जल्दी से नाव से उतर जाओ। ईशान ने इन लोगों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। उसके पिछले शब्द वास्तव में उनकी अनुमति नहीं मांग रहे थे, यह सिर्फ एक प्रारंभिक बयान था। उसने पहले ही इस बड़े जहाज पर रात का खाना खाने का मन बना लिया था। वह केवल समुद्री लुटेरों की राय की परवाह कैसे कर सकता था? उसने बस अपनी निगाह एक मेज पर घुमाई, नीचे कूद गया, उन सभी को अनदेखा कर दिया और सीधा कुछ खाना खाने चला गया। समुद्री डाकू गुस्से से चिल्लाए और तुरंत अपने हथियारों के साथ ईशान की ओर दौड़े।
ईशान बिना पीछे देखे एक पैर उठाते हुए एक एक करके सभी समुद्री लुटेरों को पीछे धकेलते हुए अपना मुंह भरने की कोशिश कर रहा था। वह भूख से मर रहा था, जिसने उसे लापरवाह बना दिया। वह बस अपने रास्ते में आने वाले सभी को मारता रहा, ढेर सारा खाना चबाते हुए इधर उधर कूदता रहा और मेजों से और छीनता रहा। दहाड़! शेर की दहाड़ से पूरा स्थान गूंज उठा और फिर एक विशाल छाया धीरे धीरे बाहर निकलकर ईशान के पास पहुंची। तभी उसे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, हमारे आसपास घूमने की हिम्मत किसमें है? ईशान एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसे लगा कि यह आवाज बहुत जानी पहचानी है, खासकर शेर की दहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे पहले कहीं सुना हो। उसकी इसी शंका में आखिरकार एक विशाल शेर प्रकाश में आया। इस शक्तिशाली शेर के सिर पर एक अजीबोगरीब अयाल था और शेर की पीठ पर एक आदमी अपनी बाहें उसकी छाती पर डाले सवार था। शेर और उस व्यक्ति को देखते ही ईशान यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, अरे यार, यह तो तुम लोग निकले। ईशान के आश्चर्य की बात तो यह है कि शेर की पीठ पर सवार व्यक्ति ने जैसे ही घुसपैठिए को देखा, वह इनकार की स्थिति में आ गया और वह तुरंत ही अचंभित और भयभीत हो गया। अरे नहीं! नीचे बैठे शेर को आखिरकार ईशान की गंध आ गई और मानो उसे कोई भयानक बात याद आ गई हो। वह चीखा, मुड़ा और भाग गया। यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग भ्रमित हो गए। तभी ईशान ने अपना सिर खुजाते हुए हाथ में रखा खाना नीचे रखा, गहरी सांस ली और फिर चिल्लाया, बंटी, अपने पुराने दोस्त से मिलने बाहर आओ। यह सही है, ईशान को उम्मीद नहीं थी कि जिस जहाज पर वह रात में सवार हुआ था वह वास्तव में बंटी पायरेट का जहाज था। रात के सन्नाटे में ईशान की चीखने की आवाज दूर तक फैली, जिससे केबिन में बैठा बंटी स्वाभाविक रूप से चौंक गया। चीख सुनकर बंटी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तेजी से बाहर भागा, यह देखने की कोशिश में कि वह तथाकथित पुराना दोस्त कौन है। हालांकि जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोला, मोहजी ने उसे धक्का दे दिया। मोहजी, ये क्या कर रहे हो? बंटी, जो जमीन पर गिरा हुआ था, इतना नाराज हुआ कि उसने मोहजी का कॉलर पकड़ लिया और उस पर चिल्लाने लगा, बग कैप्टन बंटी। मोहजी घबरा गया और बोला, वह आदमी यहाँ है। यहाँ कौन है? बंटी ने असमंजस में पूछा, लेकिन मोहजी के आश्चर्य भरे चेहरे पर गंभीरता थी और वह काफी देर तक कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल पाया। बंटी के पास उसे छोड़कर अकेले बाहर जाकर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वह केबिन के दरवाजे पर पहुंचा तो शेर रिची शुतुरमुर्ग की तरह हरकतें कर रहा था। उसने डेक पर एक तख्ता ठोक रखा था और उसका नितंब अभी भी कांप रहा था। नालायक, तुम तो बिल्कुल अपने मालिक जैसे हो। बंटी ने रिची की गांड पर लात मारी और बोला, मैं हूं महान कैप्टन बंटी। भला कौन है जो मेरी मौजूदगी से तुम्हें इतना डरा देगा? बंटी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो तो बस ये देखना चाहता था कि ये तथाकथित पुराना दोस्त कौन है। बंटी ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए मुड़कर डेक लाइट्स की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने ईशान को देखा, बग्गी के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह वहीं सन्नसा खड़ा रहा, उसके हाथ लटक रहे थे और वह धड़ाम से डेक पर गिर पड़ा। एक बड़ी लाल नाक जमीन पर गिरी और धीरे धीरे आगे लुढ़कती हुई आई। अरे बंटी, बहुत दिन हो गए मिले। ईशान हंसा और उसका अभिवादन किया। मैं तुम्हारा हालचाल जानने आया था। ईशान बोला। मजाक कर रहा था, मैं भूख से कराह रहा था। किसने सोचा था कि तुम भी उसी समय भोज कर रहे होगे, तो मैं यहाँ हूँ। बंटी ने जब यह सुना तो वह लगभग बेहोश हो गया, फिर से गिर पड़ा, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसकी नींद खुल गई।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईशान ईस्ट ब्लू में वापस आ जाएगा। क्या उसे ग्रैंड लाइन में नहीं होना चाहिए? यदि यह पिछला ईशान होता तो शायद बंटी उससे मुठभेड़ के समय भयभीत नहीं होता, लेकिन कौन जानता था कि ईशान ईस्ट ब्लू छोड़ने और ग्रैंड लाइन पर जाने के बाद 650 मिलियन बेरीज के इनाम के साथ एक आश्चर्यजनक समुद्री डाकू बन जाएगा। जब बंटी ने वांछित पोस्टर देखा तो वह जोर से हांफने लगा। पहले तो उसने सोचा कि इतना बड़ा इनाम पाना ईशान के लिए आखिरी खेल होगा और शायद उसे मरीन द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वह जिंदगी भर इम्पेल डाउन में ही रहेगा। लेकिन बंटी को और भी हैरानी इस बात से हुई कि आखिरकार उसे विश्व सरकार ने भर्ती कर लिया और वह शिचिबुकाई का सदस्य बन गया। बंटी भी एक समुद्री डाकू था जो ग्रैंड लाइन से लौटा था। वह कई समुद्री लुटेरों से बेहतर जानता था कि शिचिबुकाई का वजन कितना होता है। इसलिए जब ईशान के शिचिबुकाई में शामिल होने की खबर ईस्ट ब्लू तक पहुंची तो उसने तुरंत एक फैसला लिया कि वह कभी भी ईशान के पास नहीं जाएगा। लेकिन अब ईशान वापस आ गया है और किसी तरह अपने जहाज पर आ गया है। बंटी के पास रास्ता बदलने का वक्त नहीं था। उसकी ओर देखते हुए ईशान मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि आपके जहाज में मेरा स्वागत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बंटी ने जल्दी से हाथ हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। तुम कैसे अनचाहे हो सकते हो? जैसा तुमने कहा, हम पुराने दोस्त हैं। अगर बरसों पहले हमारी छोटी मोटी लड़ाई न हुई होती तो हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। बंटी के इतना कहते ही केबिन के दरवाजे के पीछे छिपे मोहजी ने सिर्फ अपना सिर दिखाते हुए जल्दी से सिर हिला दिया। उसे लगा कि कप्तान की बात बिल्कुल सही थी। जब इतना भयानक किरदार कहता है कि वे पुराने दोस्त हैं तो कोई भी इस बात का अंदाजा लगाने या इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह तो आत्महत्या होगी। बस अब आओ और कुछ पीते हैं। ईशान मुस्कुराया। दरअसल वह बंटी को देखने से चूक गया क्योंकि वह उसे उस पुराने सुनहरे पल की याद दिलाता था जब वह पहली बार समुद्र में गया था। लगभग 1 साल पहले उसने बंटी को पकड़कर मरीन को सौंप दिया था, लेकिन यह सिर्फ उसके इनाम के लिए था। ग्रैंड लाइन में प्रवेश करने के बाद ईशान ने एक समुद्री डाकू शिकारी के रूप में अपनी पहचान त्याग दी और एक समुद्री डाकू बन गया। अब उसे बग्गी का साथी माना जा सकता है और उसे फिर से पकड़ना बेकार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके साथ शांति से बातचीत कर सकता है। ईशान तो ठीक और शांत मूड में था, लेकिन बंटी की हालत अजीब थी। वह शराब का गिलास पकड़े हुए कांपता हुआ ईशान के पास बैठ गया, लेकिन पीने से इनकार कर दिया, इस डर से कि कहीं वह नशे में धुत होकर ईशान से झगड़ा न कर बैठे। चलो चीयर्स। ईशान ने वाइन का प्याला पकड़ा, उसे बग्गी से टकराया। उसने उसे पी लिया, आराम से सांस छोड़ी और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास जानबूझकर नहीं आया। मैं ग्रैंड लाइन पर वापस जा रहा हूँ, बस यूं ही गुजर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर बंटी को थोड़ी राहत मिली, इसलिए वह हंसा और शराब पीने लगा। फिर दोनों एक अजीब सी खामोशी में डूब गए, जब तक कि ईशान को पता नहीं चला कि उनमें से किसी को भी बातचीत करने के लिए कोई विषय नहीं मिल रहा है। इसलिए और सोचते हुए उसके पास कहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, अरे वैसे क्या तुम अभी भी ईस्ट ब्लू में अपना खजाना ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें मिल गया? नहीं, बंटी ने सिर हिलाकर कहा, ऐसा खजाना इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? तब बंटी ने तुरंत विषय बदल दिया और सावधानी से कहा, मैंने सुना है कि आपने एक एडमिरल से लड़ाई लड़ी है, क्या यह सच है? 2-1 नहीं। ईशान ने अपनी जानकारी सही की। जब मैं मारिजोआ में था तो मैंने आओकिजी से लड़ाई की थी।
बाद में किजारू और जेफिर ने मेरा पीछा किया और हमारी फिर से लड़ाई हुई। यह जानने के बाद कि ईशान का सामना सचमुच एक एडमिरल से हुआ था, बंटी और भी ज्यादा डर गया। उसे पता था कि इन मरीन्स में कितनी ताकत है। उनसे लड़ने के बाद भी ईशान की सांसें चल रही थीं, यह देखकर बंटी चौंक गया। बग्गी के कांपते शरीर को देखकर ईशान को कुछ अजीब सा लगा। वह बग्गी का कंधा थपथपाते हुए बोला, क्या बात है तुम्हें? तुम भी तो पायरेट किंग्स के दल के सदस्य थे। तुम इतने डरपोक कैसे हो? यह सुनते ही बंटी अपनी नजरें ईशान पर गड़ा रहा, फिर उसका मुंह बंद कर दिया और उसे जोर से बोलने से रोका। आखिरकार जब उसने उसे रोका तो उसने अपनी तर्जनी उंगली उसके होठों पर रखी और बोला, शश, ऐसे मत चिल्लाओ। ईशान ने इधर-उधर देखा तो पाया कि बंटी पायरेट के लोग उनसे बहुत दूर रह रहे थे, तो वह मुस्कुराया और फुसफुसाया, क्यों, तुम्हारे साथियों को तुम्हारी पिछली पहचान के बारे में पता नहीं है? क्या तुम उन्हें बताने से डर रहे हो? मुझे डर नहीं लग रहा। बंटी ने उलझे हुए भाव से कहा, विश्व सरकार और मरीन अभी भी कैप्टन रवि के दल की तलाश कर रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे खोज लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये शब्द खत्म करते ही बंटी हैरान रह गया और ईशान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बूढ़ा हूं? ईशान मुस्कुराया, हाथ हिलाया और बोला, क्या अजीब बात है। मैं अंकल राजीव से सबाउडी द्वीपसमूह पर मिला था। राजीव? तुम डिप्टी कैप्टन राजीव से मिले? बंटी ने खुली आंखों से ईशान को घूरा। हाँ, मैंने एक बार तुम्हारा नाम लिया था और फिर उससे तुम्हारे बारे में और भी कुछ पता चला। ईशान ने समझाया। राजीव अंकल, क्या वो ठीक है? बंटी ने फुसफुसाते हुए पूछा। आप उनसे कैसे मिले? उसकी सेहत अच्छी है, वह खूब शराब पीता है और अपनी सारी संपत्ति जुए में लगा देता है। ईशान ने कहा, उससे कैसे मिलना है? यह बहुत आसान है, वह मेरा दूसरा गुरु है। बग्गी का वाइन ग्लास धड़ाम से मेज पर गिरा और ईशान से अविश्वास से पूछा, हे तुम्हारे मालिक हैं? तुम क्या कह रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। सच कह रहा हूं। ईशान ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, तुम्हें बेवकूफ बनाकर मुझे क्या मिलेगा? अरे हाँ ओयाजी, सफेद दाढ़ी वाले ने भी तुम्हारा जिक्र किया था, कहा था कि तुम बड़े लाल नाक वाले बच्चे हो। ईशान पहले तो सच बोल रहा था, उसने राजीव से बात करते समय बंटी का जिक्र किया था, लेकिन व्हाइट बियर्ड वाला हिस्सा पूरी तरह से झूठ था, क्योंकि उसने सोचा था कि बग्गी की निराश अभिव्यक्ति इतनी मजेदार थी कि वह उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही ईशान ने व्हाइट बियर्ड का जिक्र किया, बग्गी का जबड़ा जमीन पर गिर गया। ईशान ने अपने सभी परिचितों का जिक्र किया, हालांकि इन लोगों के साथ उसकी अच्छी यादें नहीं हैं, लेकिन बंटी को उनके आसपास रहने की याद आती है। तो हम पुराने दोस्त हैं, है ना? ईशान हंसा और बग्गी के कंधे थपथपाता रहा। हाँ बिल्कुल, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। बंटी ने कड़वी मुस्कान दी, ईशान के साथ खुशी मनाई, फिर सिर उठाकर सारी शराब पी गया। ईशान ने उसे पीते हुए देखा और तुरंत उसे फिर से भर दिया, फिर दोनों पार्टी का आनंद लेते रहे। माहौल बहुत गर्मजोशी भरा था। बंटी पायरेट्स दूर से अपने कैप्टन को बड़ी बेवकूफी से देख रहे थे। वह ईशान के साथ मजे से शराब पी रहा था और उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 1 घंटे से अधिक समय तक पार्टी करने के बाद बंटी को थोड़ा नशा हो गया, लेकिन ईशान अभी भी शांत था, क्योंकि वह वास्तव में नशे में होने का नाटक कर रहा था। यह इस समय तक नहीं था कि ईशान ने सहज होने का नाटक किया। पोनेग्लिफ के रगड़ शिलालेख को निकाला और बंटी से पूछा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
बंटी धुंधली आंखों से रगड़े हुए शिलालेख को बहुत देर तक देखता रहा। वह हैरान होकर बोला, लगता है यह पोनेपोनेग्लिफ है। ईशान ने तुरंत आश्चर्य से कहा, अरे यह लड़का बंटी वास्तव में ज्ञानी है। वास्तव में ईशान को उस घिसे हुए शिलालेख की याद आई जो वह अपने साथ ले जा रहा था जब उसे पता चला कि जिस समुद्री डाकू जहाज पर वह सवार था वह बिग टॉप था। बंटी ईस्ट ब्लू में निचले स्थान पर था, लेकिन ईशान जो उसकी असली पृष्ठभूमि जानता है उसके लिए यह लड़का एक छिपे हुए बॉस की तरह है। ईशान अच्छी तरह से जानता है कि बंटी समुद्री डाकू किंग्स जहाज पर एक प्रशिक्षु था। जब तक रवि की मृत्यु नहीं हुई तब तक वह लाल बालों वाले शरद से अलग नहीं हुआ। वे अपने अपने रास्ते चले गए और अपने समुद्री डाकू समूह बना लिए। दूसरे शब्दों में, इससे पहले बंटी ने रवि का अंत तक पीछा किया था और जब वे लाफ टेल तक पहुंचे तो उसके वहां मौजूद होने की संभावना थी। निश्चित रूप से जब ईशान ने पोनेग्लिफ की रगड़ निकाली तो बंटी ने उसे तुरंत पहचान लिया, जिससे पता चलता है कि उसने रवि के साथ भी ऐसी ही चीजें देखी होंगी। बेशक यह आदमी पोनेग्लिफ पर लिखी प्राचीन लिपि पढ़ना नहीं जानता। केवल ओहारा के विद्वान जो इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं ही इन प्राचीन अक्षरों की व्याख्या कर सकते हैं। अब इस दुनिया में केवल निकोरितु ही बची है। अगर वह सचमुच इन पोनेग्लिफ्स की विषय वस्तु जानना चाहता है तो ईशान को उसे ढूंढना होगा। फिर भी ईशान को यकीन था कि बंटी शायद उन लोगों में से एक होगा जो इस दुनिया का सच्चा इतिहास जानते हैं। हालांकि रवि इतना ज्ञानी नहीं था कि प्राचीन ग्रंथों को समझ सके, लेकिन अंकल राजीव ने कहा कि वह उन्हें सुन सकता है क्योंकि वह सभी चीजों की आवाज है। कप्तान के रूप में उनकी खोज निश्चित रूप से उनके चालक दल को बताई जाएगी। चाचा राजीव सच्चाई जानते हैं तो बंटी और लाल बालों वाले शरद को भी शायद यह पता होगा। बैलून टर्मिनल पर पोनेग्लिफ मिलने के बाद ईशान को अचानक इस ऐतिहासिक सच्चाई में दिलचस्पी हो गई। पहले उसे समझ नहीं आता था कि उनके बारे में इतना शोर क्यों मचा है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि पोनेग्लिफ पर क्या लिखा है, यह जानने के लिए हर कोई क्यों उत्सुक रहता है। इसलिए बंटी से मिलना दुर्लभ है, इसलिए ईशान ने उसे भगाने के बारे में सोचा और उसे वह सब बताया जो वह जानता है। बेशक भले ही बंटी को दुनिया से छिपी हुई बात पता हो, लेकिन अंदाजा है कि अगर ईशान सीधे पूछेगा तो वह उसे कुछ नहीं बताएगा। उसके और ईशान के बीच दुश्मनी का रिश्ता है। भला वह ईशान को कैसे बता सकता है? तभी ईशान ने एक तरकीब निकाली। उसने बंटी से दोस्ती की, उसे खूब शराब पिलाई और फिर उससे परोक्ष रूप से पूछा। इस समय बंटी इतनी पी चुका था कि उसकी जीभ ढीली पड़ने लगी थी और उसकी लाल नाक में चमक सी आ गई थी। शराब के नशे में ईशान ने रगड़ा हुआ शिलालेख निकाला और सहजता से पूछा, चलो पीते हैं। ईशान ने उसके लिए एक और बड़ा गिलास भरा, उसके गिलास से टकराया और उसे पूरा पीते हुए देखा, लेकिन ईशान पीछे झुका और उसके सिर के ऊपर से शराब जमीन पर उड़ेल दी। डकार। ओह! बंटी बहुत देर तक डकारता रहा। ईशान मुस्कुराया और फिर से वाइन डालना शुरू कर दिया और बंटी से कहा, निश्चित रूप से आप वास्तव में अंकल राजीव के पसंदीदा प्रशिक्षु होने के लायक हैं। आपको यह भी पता था कि यह पोनेग्लिफ का है। गया हा 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 हा। बंटी जोर से हंसा और बोला, बिल्कुल। मैं महान कैप्टन बंटी हूं। मैंने ऐसी चीजें कई बार देखी हैं। कमाल है। ईशान ने उसे अंगूठा दिखाया और उसकी तारीफ की। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इन पोनेग्लिफ्स में क्या है? और क्या वन पीस का खजाना सच में मौजूद है? अरे बकवास। बंटी को उस वक्त चक्कर आ गया।
ईशान की बात सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाया और गिलास मेज पर पटक दिया। उसने अपना लाल चेहरा घुमाया, धुंधली आंखों से ईशान को देखा और बोला, वन पीस कहाँ है? कहीं नहीं रोजर, कैप्टन रोजर झूठ बोला। यह सुनते ही ईशान सोच में पड़ गया। इसका क्या मतलब है? क्या इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भी झूठ है? यह नामुमकिन है। मूल कहानी के अनुसार व्हाइटबियर्ड ने मरने से पहले दुनिया से कहा था कि वन पीस मौजूद है। उसने कहा था कि वह रोजर्स का विरोधी और दोस्त था। रवि ने एक बार उसे सबसे बड़े खजाने के अस्तित्व के बारे में बताया था। उसने जो कहा वह सच ही होगा। ऐसे ही संदेह से ईशान ने फिर पूछा, ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बंटी ने ये सवाल सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने इतनी शराब पी रखी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने वाला आदमी कौन है। नशे में चूर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ईशान उससे सवाल करे, इसलिए उसने हिम्मत करके ईयान का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, क्या डकार आ रही है? क्या तुम महान कैप्टन बंटी से सवाल कर रहे हो? तीखी मादक गंध से ईशान की भौहें तन गईं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने इस आदमी को बहुत अधिक शराब पीने के लिए मजबूर किया था। हालांकि ईशान के कुछ बोलने से पहले ही बंटी ने ईशान को छोड़ दिया। लड़खड़ाते हुए कुर्सी पर खड़ा हो गया, एक पैर से मेज पर पैर रखा, अपनी बाहें फैलाईं और चिल्लाया, क्या खजाना है? किसी खजाने को खजाना तभी कहा जा सकता है जब उसमें ढेर सारा सोना, चांदी और गहने हों। वन पीस में तो सोना चांदी ही नहीं है, तो उसे सबसे बड़ा खजाना कैसे कहा जा सकता है? बंटी पायरेट्स के सदस्य ईशान से डरते थे, इसलिए पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे बस दूर से देखते रहे। इस बार बंटी को वन पीस के बारे में चिल्लाते देख सभी क्रू मेंबर्स थोड़े हक्के बक्के रह गए। कैप्टन बंटी, क्या वह नशे में है? उन्होंने अनुमान लगाया। बग्गी की बातें सुनकर ईशान ने अपना सिर लगभग मेज पर पटक दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बग्गी का स्पष्टीकरण ऐसा होगा। हालांकि दोबारा सोचने पर लगा कि वह सच कह रहा था। बंटी रवि के पीछे पीछे लाफ तेल तक गया था। अगर रवि ने वाकई वन पीस से लूटे गए सारे खजाने जमीन में गाड़ दिए थे, तो बंटी को इसकी जानकारी कैसे नहीं हो सकती थी। लेकिन बग्गी के लालची स्वभाव को देखते हुए अगर उसे पता होता कि ऐसे खजाने कहाँ गड़े हैं, तो वह इन खजानों को चुराने का मौका कैसे छोड़ सकता था। इसके बजाय वह कैप्टन जॉन के खजाने का सुराग ढूंढने के लिए ईस्ट ब्लू की ओर भागा। यह बात वाकई बेतुकी लगती है। बेशक यह भी हो सकता है कि बंटी एक वफादार आदमी हो जो अपने कप्तान रवि का सम्मान करता हो और उसके छोड़े हुए खजाने को हाथ भी न लगाना चाहता हो। यह एक संभावना जरूर है, लेकिन ईशान को लगता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। रवि ने अंत में राजीव और बाकियों से कुछ नहीं कहा, और वह अपने खजाने को अपने साथियों को देने या उन्हें इसके बारे में बताने के बजाय एक द्वीप पर क्यों छोड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा अंतिम शब्द छोड़ा था, तो 20 साल के लंबे समय के बाद बंटी को प्रलोभन क्यों नहीं हुआ। खैर, शायद इसकी एक ही अच्छी वजह हो सकता है कि तथाकथित सबसे बड़ा खजाना सचमुच मौजूद हो, लेकिन यह समुद्री डाकू राजा रवि द्वारा इकट्ठा की गई सारी दौलत नहीं है, जैसा कि दुनिया सोचती है। इस बात की पूरी संभावना है कि वन पीस में पैसा शामिल ही न हो, वरना बंटी ऐसा नहीं कहता। ईशान ने अनुमान लगाया कि शायद रवि ने पोनेग्लिफ्स के बारे में अपने शोध से प्राप्त ज्ञान को यहीं छोड़ दिया होगा, क्योंकि एक तरह से इस दुनिया का सच्चा इतिहास जानना सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समस्त मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति है। सिर्फ इसी भरोसे शायद किसी को भी रवि के छोड़े हुए में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, इसलिए उसने अपने आखिरी शब्दों से दुनिया को छला।
मरते वक्त उसने यही वाक्य कहा था, इस तथाकथित सबसे बड़े खजाने को सुनहरे प्रभामंडल से ढनकर दौलत के मोह ने दुनिया को वन पीस की तलाश की राह पर चलने पर मजबूर कर दिया है। ईशान ने जब सोचा तो उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। वह बंटी से पूछे बिना नहीं रह सका, तो फिर तथाकथित ऐतिहासिक सत्य क्या है? कप्तान ने एक बार कहा था, किसने सोचा था कि नशे में ऐसा वाक्य बोलने के बाद अचानक हिचकी आ जाएगी और आखिरकार वह मेज से गिर ही जाएगा। वह गिरा, मुंह के बल गिरा और फिर उठा ही नहीं। ईशान नीचे झुका और पाया कि वह आदमी लाल हो गया था और सो गया था। शब्द यान के गले में अटक गए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बोले। क्या तुम इतना नाटकीय होना चाहते हो? बस जब बात हद पर पहुंची तो सो गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या आप सोने से पहले कुछ और शब्द नहीं कह सकते? भगवान के लिए! ईशान इतना उदास था कि वह बग्गी का सिर जमीन पर पटकने से खुद को नहीं रोक पाया। नतीजतन वह लड़का बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी जगह पर सो गया। ईशान ने बग्गी की नाव पर सवार लोगों की तरफ देखा। ज्यादातर ने बहुत ज्यादा पी ली थी और उन्हें चक्कर आ रहे थे। हल्की सी बेचैनी हो रही थी, शायद उन्हें भी बंटी की तरह नींद आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे क्यों नहीं? जो कुछ हुआ उससे वह दुखी हो गया, इसलिए उसे अच्छा महसूस करने के लिए कुछ करना ही था। ईशान ने नजर घुमाई और डेक पर रस्सियां रखी देखीं। उसने तुरंत कार्रवाई की। अगली सुबह जब सूरज उगा तो दिन का प्रकाश बिग टॉप के डेक पर फैल गया और डेक पर एक सुनहरा प्रभामंडल छा गया। शायद इसलिए कि तेज रोशनी ने सभी की आंखों में जलन पैदा कर दी थी, बंटी धीरे धीरे जाग गया, लेकिन फिर वह एक धीमी सी गुनगुनाहट और भयंकर सिरदर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इस वक्त बंटी को कल रात की घटना याद आ रही थी, लेकिन हैंगओवर की वजह से उसे तेज माइग्रेन हो रहा था। उसे बस ईशान के साथ शराब पीना याद था और कुछ नहीं। आंखें खोलने पर बंटी ने पाया कि वह डेक पर लेटा हुआ है, इसलिए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह बंधा हुआ है। अरे क्या हो रहा है? बंटी रस्सियों की तरफ देख रहा था, थोड़ा स्तब्ध। क्या ऐसा हो सकता है कि कल रात जब सब नशे में थे तब किसी दुश्मन ने जहाज पर हमला कर दिया हो? यहाँ कौन है? अभी बाहर आओ! बंटी चिल्लाया और देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे से आवाज आई, चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हें बांध दिया है। बंटी ने सिर घुमाया तो पाया कि ईशान उसके पीछे उदास चेहरे के साथ खड़ा है। वह फिर से उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशान, जो कल रात उसका साथ में शराब पी रहा था, उसे क्यों बांध रहा है। इसलिए वह चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? ईशान नीचे झुका, अपने अंगूठे और बीच की उंगली को मोड़ा और बग्गी की लाल नाक तोड़ दी। बग्गी के दर्द से बहते आंसू देखकर ईशान ने क्रोधित स्वर में कहा, साले, कल रात तूने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया। मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया? बंटी को याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था, इसलिए जब उसने ईशान को ऐसा कहते सुना तो उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। साले कमीने! ईशान ने डांटा, कल रात मैंने तुझसे 0 शताब्दी के सत्य के बारे में एक सवाल पूछा था और तूने एक वाक्य शुरू किया और सो गया। तूने जानबूझकर ऐसा किया था ना? या तूने जानबूझकर नशे का नाटक किया और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? तुम किस सच की बात कर रहे हो? ये शब्द सुनते ही बंटी के पसीने छूट गए। अभी भी नाटक कर रहा है। ईशान ने पोनेग्लिफ का घिसा हुआ अक्षर निकाला और अपने सामने लहराया। मुझे मत बताना कि तुम्हें भी ये याद नहीं है। बंटी कुछ देर तक कागज को घूरता रहा,
मानो उसे कोई अस्पष्ट बात याद आ रही हो। कुछ देर तक वह पसीने से तरबतर होता रहा। उसने याद रखने की पूरी कोशिश की, इस डर से कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो नहीं कहना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उसे सचमुच कुछ याद नहीं आया, तो उसे कहना पड़ा, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम पुराने दोस्त हैं? क्या तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मेरा दल कहाँ है? मैंने सबको बांध दिया। ईशान उसके सामने उकड़ू बैठा रहा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने उन्हें केबिन में फेंक दिया था। अब मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा, और अगर जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं हमारी पुरानी दोस्ती पर फिर से विचार करूंगा और तुम्हारे इनाम के लिए तुम्हारे पूरे समुद्री डाकू समूह को मरीन के हवाले कर दूंगा। वैसे क्या अब तक तुम्हारा इनाम बढ़ गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बंटी ने जल्दी से कहा, यकीन मानो इतनी परेशानी उठाने लायक नहीं। अब तुम एक शिचिबुकाई हो। तुम्हारे लिए तो 2-4 लाख बस जेब खर्च के पैसे ही होंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा, पर ईशान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी तो जेब में एक पैसा भी नहीं है, इसलिए रास्ते के खर्च के लिए कुछ पैसे जमा करने हैं। शिकार कितना भी छोटा क्यों न हो, आखिर में मांस ही रहता है, पता नहीं। तुम्हें आने जाने का खर्च चाहिए ना, मेरे पास तो है ही। बंटी ने झट से कहा, क्यों परेशान हो रहे हो? उपकप्तान राजीव की खातिर भी क्या सच में हिम्मत है कि मुझे फिर से मरीन्स के हवाले कर दो? जानते हो, पिछली बार मैं किस्मत से बच निकला था। अगर उन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया तो सीधे कैरसे की सीस्टोन से हथकड़ी लगा देंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें मरीन्स को नहीं सौंपूंगा। ईशान ने उसकी ठुड्डी को छुआ और कहा, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब तो देना ही होगा। बंटी ने कड़वाहट से कहा, मुझे पता है कि तुम क्या जानना चाहते हो, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता। ईशान अचंभित हो गया और चिल्लाया, क्यों? क्योंकि यह कैप्टन का आखिरी आदेश था। बंटी ने आह भरी, यह कैप्टन रवि का आखिरी आदेश था जब उन्होंने समुद्री डाकुओं के समूह को भंग किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? ईशान ने सोचा, उसने तुम लोगों को इस बारे में बात करने और दूसरों को हमारे इतिहास की सच्चाई बताने से मना किया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों से तो बिल्कुल नहीं जो हमारे साथ नहीं थे। बंटी ने कहा, मैं आपको सिर्फ कैप्टन की इच्छा के बारे में बता सकता हूं। वह कैप्टन रवि उम्मीद करते हैं कि उनका मध्य नाम डी वाला कोई व्यक्ति उनकी विरासत का उत्तराधिकारी बने। वह नहीं चाहते कि हम दूसरों को कुछ भी बताएं, जिसमें वॉयड सेंचुरी और वन पीस का सच भी शामिल है। बग्गी की बातें सुनकर ईशान दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बंटी ऐसी बातें कहेगा। क्या किसी का मध्य नाम डी है? हो सकता है कि रवि खुद भी डी परिवार का सदस्य रहा हो। शायद सच्चाई का पता चलने के बाद उसे इस परिवार का इतिहास और उत्पत्ति समझ में आई हो। इसलिए उसे उम्मीद है कि डी जैसी इच्छा शक्ति वाला कोई व्यक्ति एक दिन राफ्टेल पर कदम रख सकेगा, ताकि इतिहास की सच्चाई को समझ सके और आगे बढ़ा सके। भले ही यह डी एक प्रकार की रक्तवंशीय विरासत हो, क्या तथाकथित सबसे बड़े खजाने का स्थान सेलेस्टियल ड्रैगन के गुप्त कमरे की तरह हो सकता है, जिसे खोलने के लिए रक्तकारक की आवश्यकता होती है? यह असंभव नहीं है। ईशान सोच में पड़ गया कि लाल बालों वाले शैंक्स ने ललित को ही क्यों चुना। शरद भी एक योंको है और उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर रवि सचमुच दुनिया को सच बताना चाहता है तो शरद अपनी काबिलियत से ये सब उजागर कर सकता है। उस समय अपने प्रभाव से वो तूफान भी ला सकता है ना? लेकिन शरद ने ऐसा नहीं किया। यान के अनुसार उसने जो किया वह अगले समुद्री डाकू राजा को चुनने जैसा था। व्हाइटबर्ड भी है, रोजर्स प्रतिद्वंद्वी
और सबसे अच्छा दोस्त, उसे वन पीस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मूल कहानी में उसने एक बार टीच से कहा, आप रोजर्स उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? ब्लैकबियर्ड के नाम में भी एक अक्षर डी था, जो रोजर्स की वसीयत की योग्यता पूरी करता है। ईशान और बंटी एक दूसरे को घूरने लगे। फिर जमीन की ओर देखते हुए बंटी ने दयनीय भाव से कहा, मुझे ज्यादा कुछ कहने पर मजबूर मत करो। इस दुनिया में कैप्टन रवि ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ। मैं उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करूँगा। क्या ऐसा है? ईशान ने उससे पूछा। हाँ। बंटी ने चावल चोंच मारती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। ठीक है, तुमने साबित कर दिया कि तुम बेकार हो, तो कम से कम जिंदगी में एक बार किसी काम तो आओ और मछलियों को खाना खिलाओ। ईशान ने उसे खींच लिया और जहाज के किनारे तक चला गया और उसे समुद्र में फेंकने की धमकी दी। हालांकि बंटी ही वह व्यक्ति है जिसने चौप चौप फल खाया था और यान की रस्सी उसे पकड़ नहीं सकती, लेकिन बंटी बच नहीं पाया क्योंकि वह जानता है कि अगर वह मुक्त भी हो गया तो वह ईशान को नहीं हरा सकता, इसलिए वह बिल्कुल भी विरोध करने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम बोलोगे या नहीं? ईशान ने पूछा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब बंटी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने अंत के लिए तैयार था और उसने दया की भीख भी नहीं मांगी। उसे इस तरह देखकर ईशान समझ गया कि यह आदमी मरने के बाद भी एक शब्द नहीं बोलेगा, इसलिए उलझने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह हमेशा सोचता है कि बंटी कितना परेशान करने वाला है। स्या, ईशान ने कहा, फिर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे बंटी छपाक से समुद्र में गिर गया। समुद्र की सतह पर उछलता हुआ बंटी शक्तिहीन था और रस्सी से बंधा हुआ था। वह तैरने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था, सिवाय इसके कि उसे तैरना नहीं आता। कुछ घूंट पानी गटकने के बाद बग्गी की चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। क्या महान कैप्टन बंटी इस तरह मर जाएंगे? जैसे ही बंटी ने अपने अंत के बारे में सोचा, अचानक एक जोरदार झटका आया, जिसने उसके शरीर से बंधी रस्सी को खींच लिया और फिर उसे ऊपर उठा लिया। ईशान ने जहाज के गनवेल से रस्सी डालकर छपाक से बंटी को पानी से बाहर निकाला और वापस ले आया। वह बंटी को डूबाना नहीं चाहता था, बस अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने यह तरीका अपनाया था। उसे डेक पर लिटाकर ईशान ने बंटी को खोला और उसे पानी के धब्बों से भरे पीठ के बल लेटे हुए देखा। ईशान उसके पास झुककर बोला, वाह, अच्छा लगता है तुम में हिम्मत है, पर मुझे तुम पर यकीन है। बंटी ने ईशान को बुरी नजर से देखा। अगर उसका बस चलता तो इसी वक्त एक खास बंटी शेल से ईशान के टुकड़े टुकड़े कर देता, पर वो लाचार था। उसे ये भी पता था कि ऐसा करना नामुमकिन है, सो बस रोते हुए चेहरे से उसे देखता रहा। चूंकि तुम्हें दूसरों को बताने से मना किया गया था, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ईशान हंसा और बोला, अगर मुझे जानना है कि क्या छिपा है, तो मैं अपनी ताकत पर भरोसा करके सच ढूंढूंगा, भले ही मैडी की इच्छा शक्ति वाला इंसान न हो। ईशान का भी अपना घमंड और घमंड है। तो क्या हुआ अगर मेरे पास डी नहीं है? तो क्या हुआ अगर रवि मेरे जैसे किसी के बारे में बात नहीं कर रहा था? हालांकि ईशान को समुद्री लुटेरों का राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन नीची नजरों से उसे बहुत चिढ़ होती थी। अगर ईशान को पोनेग्लिफ न मिलता तो सब ठीक रहता, लेकिन अब जब उसे एक मिल गया है तो वह तथाकथित 0 शताब्दी के अभिलेखों को उजागर करने के लिए उत्सुक हो गया है। यान की बातें सुनकर बंटी खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका और बोला, मैं मानता हूं कि तुम एक बहुत शक्तिशाली समुद्री डाकू हो, लेकिन तुम कैप्टन रोजर्स की महानता के बारे में कितना जानते हो? ईशान उससे बहस करने में बहुत आलसी था, लेकिन मुस्कुराया और कहा, हम देखेंगे।
हमेशा की तरह बंटी को बेकार पाकर ईशान का अब और रुकने का इरादा नहीं था और उसे वहां से निकलना पड़ा। ईशान के पास इस आदमी से उलझने का समय नहीं था, हालांकि अब वह एक शिचिबुकाई है, ठीक वैसे ही जैसे वह समुद्री डाकू शिकारी था, उसे आसानी से इनाम मिल सकते हैं। ईशान को लगता है कि वह समुद्री डाकुओं को पकड़ता है या नहीं, यह उसके मूड पर निर्भर करता है। विश्व सरकार के लिए ऐसा करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। इसके अलावा एक बार जब वह एक समुद्री डाकू को पकड़ लेता है और इनाम ले लेता है, तो उसे पूरे समूह का सफाया करना होगा और समझौते के अनुसार उसके जब्त किए गए सामान का एक हिस्सा विश्व सरकार को सौंपना होगा। ईशान ऐसा तभी करेगा जब वह मूर्ख बन जाएगा। वह बग्गी का खजाना सीधे ले जा सकता है। जब तक वह बंटी को नहीं पकड़ लेता, उसका पैसा जब्त माल में नहीं गिना जाएगा। दरअसल ईशान ने भी कुछ समय पहले यही किया था। अब उसे अपनी यात्रा के खर्च के लिए पैसों की जरूरत है और आखिरकार उसे एक पुराना दोस्त मिल ही गया। बेशक उसे बंटी से कुछ पैसे उधार लेने ही पड़े। ईशान के जाने के बाद बंटी उसे बिग टॉप पर जाते हुए देखता रहा और नफरत से दांत पीसता रहा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। इस बार ईशान ने उनका सारा पैसा लूट लिया। लाखों रुपए थे और उसके पास बस कुछ जेब खर्च बचा था जो उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता था। लेकिन बंटी को पैसा पसंद है और वह कुछ समय से पैसे इकट्ठा कर रहा था। हालांकि ईशान द्वारा उसके जहाज की तलाशी लेने के बाद वह बिना किसी खजाने के वापस शुरुआती बिंदु पर चला गया। मोहजी और लायन रिची अभी भी इयान के जाने के लिए रुमाल लहरा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि वे इस आदमी से फिर कभी न मिलें, और यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब बंटी उनसे सहमत था। बिग टॉप से निकलकर ईशान रिवर्स माउंटेन की ओर बढ़ता रहा। पहले तो वह बग्गी के जहाज में सवार होकर उसे रिवर्स माउंटेन तक ले जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे लगा कि यह उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी होगी। आखिरकार उसने उसके ज्यादातर पैसे ले लिए थे और उसे लगभग डुबो ही दिया था। उसे वाकई किसी और को धमकाने की जरूरत है। इसलिए ईशान अकेले ही अपने रास्ते पर चल पड़ा। सौभाग्य से अगले कुछ दिनों में ईस्ट ब्लू का मौसम अच्छा रहा। वहां शांति थी और ईशान सफलतापूर्वक रिवर्स माउंटेन पर फिर से पहुंच गया। यह उसका रिवर्स माउंटेन पर तीसरा कदम है। उसने शांत बेल्ट से होते हुए ग्रैंड लाइन तक जाने के बारे में सोचा। आखिरकार ईस्ट ब्लू का शांत बेल्ट सीधे ग्रैंड लाइन के पहले हिस्से में जाता है, लेकिन शांत बेल्ट फिर भी एक खतरनाक इलाका है। हालांकि ईशान में कभी भी वहां घुसने और बाहर निकलने की ताकत है, लेकिन वह महाशक्तिशाली नहीं है। उसे सी किंग्स द्वारा पीछा किया जाना पसंद नहीं है। उसके नियंत्रण में नाव धारा के साथ ऊपर की ओर दौड़ी, फिर नीचे की ओर। ईशान ने सोचा था कि शायद उसका सामना व्हेल लैगून से हो जाएगा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। इतना ही नहीं, ट्विन केप लाइट हाउस का पर्यवेक्षक क्रोकस वहां मौजूद नहीं था। यहाँ क्या हुआ? ईशान अपना सिर खुजाए बिना नहीं रह सका। उसे लग रहा था कि इस व्हेल से मिलने की कोई संभावना नहीं है। वह दूसरी बार यहां से गुजर रहा था। क्रोकस आसपास नहीं था। अनुमान है कि वह लैगून के शरीर में है और उसका इलाज कर रहा है। ईशान उससे लॉग पोज लेना चाहता था, लेकिन लाइट हाउस में 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद भी क्रोकस वापस नहीं आया। इंतजार के दौरान वेस्ट ब्लू से एक व्यापारी बेड़ा पहाड़ से नीचे उतरा। शायद जब उन्हें लैगून की चीख सुनाई नहीं दी, तो उन्होंने उल्टे पहाड़ पर चढ़ने का मौका ढूंढ लिया। चूंकि क्रोकस वापस नहीं आया था, इसलिए ईशान अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। व्यापारी जहाजों के सतह पर पहुंचने के बाद ईशान ने उनसे एक लॉग पोज खरीदा,
फिर वह छोटी नाव लेकर अपने रास्ते चल पड़ा। कहने की जरूरत नहीं कि उसके इस व्यवहार से व्यापारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक व्यक्ति एक नाव पूरी ग्रैंड लाइन को चुनौती दे रहा था। यह आदमी बहुत ही दुस्साहसी है। यद्यपि ईशान के हाथ में अलाबस्ता की शाश्वत मुद्रा है, यह कंपास केवल अलाबस्ता की दिशा को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि यह दो कंपासों के बीच सबसे छोटी दिशा को संदर्भित करता है। हालांकि इस अनंत मुद्रा के साथ भी उसे अपने स्थान से अलाबस्ता पहुंचने में कई दिन लगेंगे। ईशान बग्गी के जहाज से पर्याप्त भोजन लाया है, लेकिन उसके पास उसे सुरक्षित रखने का कोई साधन नहीं है, इसलिए उसे सड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए ईशान को अभी भी कुछ द्वीप ढूंढने हैं ताकि वह फिर से भर सके। लॉग पोज खरीदने का यही उद्देश्य है। दरअसल लॉग पोज होने का मतलब यह नहीं है कि ईशान को हर द्वीप पर उतरना होगा ताकि वह चुंबकत्व के अगले स्रोत को रीसेट और लॉक कर सके। उसके पास अलाबस्तास इटर्नल पोज है। पुनः पूर्ति के बाद वह